सिमिलरली ये यहाँ तक तो सारा एज इट इज़ वीडियो पे आएगा। और आई गेस उसमें समझा भी दिया है मैंने अच्छा खासा। नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के इसके दौरान, सेशन के दौरान। अच्छा, अब ना कुछ बातें हैं जो उसमें नहीं थी, वो है कलेक्टर करेक्टरिस्टिक या इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक। देखें ये हमारे पास एक सर्किट है। लेट्स से मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से ये ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है पहले ये कौन बताएगा मुझे? जो चले मैं इसी तरह जल्दी जल्दी से रिवाइज बता देता हूँ। अब ये एमीटर है, ये कैसे पता चलता है? जिधर एरो लगा हुआ हो, ठीक है, ये एमीटर है। और कौन सा मीटर है? अगर एरो इनवर्ड हो तो इसका मतलब ये पी टाइप है। पी दरमियान वाला फिर ऑब्वियसली एन होगा और ये वाला फिर पी होगा। ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। 3 रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन तब होता है जब बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, लाइक इन दिस केस, और कलेक्टर बेस टर्मिनल जो है वो जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस हो। मतलब ये जो आपके पास बनी हुई है डायग्राम, ये एक्टिव रीजन की है, ठीक है, या एक्टिव मोड की है। अच्छा, अब कलेक्टर करेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं या इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? अगर एक मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैं रखूँ वी बी ई, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन बी एंड ई, या इस और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, जो इस केस में बी भी लिखा हुआ है। अगर आप एग्जैक्टली इन दो टर्मिनल्स के दरमियान फाइंड करेंगे तो बी ई हो जाएगा, लेकिन इधर बी ई और बी बी एग्जैक्टली सेम ही, तो दरमियान में रेजिस्टेंस लगी होती है जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा होता है। अच्छा, इस तरफ मैं ड्रॉ करूँ ये वाला जो करंट है आई ई, सही है। अब मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली ये जो आई ई करंट है जो बेसिकली यहाँ पे जा रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वोल्टेज पे ना, जो हमने इधर इसके अक्रॉस दिया हुआ है वी बी ई। तो क्या क्या डेफिनेशन है कि इन चेंज इन emitter current, change in emitter current by changing base emitter voltage and keeping the output voltage or the collector voltage same is called the input characteristic। क्या वी बेस के बढ़ाने से, वी बी ई के बढ़ाने से, वी बेस कलेक्ट एमीटर जंक्शन के वोल्टेज के बढ़ाने से आई ई कितना चेंज हो रहा है, किस हिसाब से तब्दील हो रहा है, ठीक है, उसके दरमियान अगर एक प्लॉट बन जाए तो इसको हम बोलते हैं कि उसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली जो आउटपुट करंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इस वोल्टेज के क्रॉस, ये जो सी बी है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि चेंज इन आई सी, ठीक है, कलेक्टर करंट चेंज इन आई सी ड्यू टू चेंज इन या वेरिएशन इन बेस कलेक्टर voltage is called output characteristics and in this case input voltage और BE voltage remains constant। ठीक है, तो इसका भी एक ग्राफ बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे कि वो इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ है या कलेक्टर करेक्टरिस्टिक ग्राफ है। ठीक है, और विजिबली कैसा बनेगा आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ, या वो आपके पास बनेगा इस तरह का। ठीक है, अब ये यहाँ पे इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ये सी ई लिखा हुआ है क्योंकि ये इन्होंने कॉमन एमिटर जंक्शन लिया हुआ है। हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दिया वो किस चीज़ की है? कॉमन बेस। ये चीज़ का भी अंदाज़ा है, नहीं अंदाज़ा तो मैंने ये भी आप लोगों को उस वीडियो के अंदर क्लियर किया है, वरना आपके थ्योरी वाला पोर्शन है। जनरल आइडिया मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस केस में देखें बेस कॉमन है इस बैटरी के दरमियान और इस बैटरी के दरमियान, दोनों इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान बेस कॉमन है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। और अगर आप ऊपर कोई और सर्किट देखें तो ये कौन सा है, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? एमीटर कॉमन है। ये देखें इसमें एमीटर कॉमन है, जैसे हम बोलेंगे कौन सा कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसी तरह कॉमन कलेक्टर होते हैं अगर हो तो। अच्छा, अब मैं जल्दी से ना बस शिट एक मिनट, अच्छा अब लैब मैनुअल के ऊपर आना है। आप लोगों ने लैब मैनुअल सबके पास ओपन हो, ठीक है, ताकि मुझे बार बार बैक करके ना देखना पड़े। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ कि इसको ओपन ही रख लेता हूँ एक जगह के ऊपर। एक जगह के ऊपर ये रखें और एक जगह के ऊपर ये रखें, इस तरह करके हाफ हाफ स्क्रीन में डिवाइड। इसमें एक ऑप्शन भी होता है ना इस तरह करके हाफ विंडो की तरह। चले देख लेंगे बार बार। अब हमने क्या करना है, ये वाला सर्किट बनाना है प्रोटेस्ट के ऊपर। मैं वीडियो भी बना सकता था, वीडियो में भी ये सर्किट बना लेता था, लेकिन उससे कोई प्रैक्टिकल आप लोगों को फ़ायदा नहीं होना था।
तो इसमें हम खुद प्रैक्टिकली भी ये वाला सर्किट बोर्ड इस पर बना के देखेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ट्रांजिस्टर किस तरह का दिखता है। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर का आपको पहले पता है, ये पोटेंशियोमीटर है, इसका भी आपने यूज़ किया हुआ है इलेक्ट्रिकल के कोर्स में। हमने बस ये वाला सर्किट बना लेना जल्दी से, ठीक है। और रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली इसी तरह का सर्किट बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए दो पोटेंशियोमीटर, एक ये लगा हुआ पोटेंशियोमीटर, एक ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, सही है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ लाइब्रेरी में जाऊँगा और लाइब्रेरी में देख लिखूँगा पोटेंशियोमीटर, या सिर्फ POT लिखोगे ना तो पोटेंशियोमीटर आ जाएगा। टाइम क्योंकि बहुत कम होगा तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। पोटेंशियोमीटर एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव क्यों लिखा है, इसकी रीज़न सबको पता होनी चाहिए। मे भी मैं वाई में पूछूं कि जो इतने भी एक्टिव कंपोनेंट हैं वो ड्यूरिंग सिमुलेशन भी चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग सिमुलेशन तब्दील की जा सकती है। तो मैंने दो दो ले लिए पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर यहाँ रख लिया, एक पोटेंशियोमीटर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। जो दूसरा वाला पोटेंशियोमीटर है ये वाला, ये क्योंकि दूसरी साइड पे अगर आप डायग्राम देखेंगे इधर, ये देखिए इस तरफ का है इसका थर्ड टर्मिनल, इसका टर्मिनल इस तरफ का है ना थर्ड टर्मिनल। तो इसको आप रोटेट कर लें बेशक, यहाँ से ऐसा करके राइट क्लिक और देन ये रोटेट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो यू कैन से के पोटेंशियोमीटर आ गए। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, दो बैटरीज, ठीक है। ये देखेंगे आप यहाँ पे एक बैटरी ये लगी हुई है 12 वोल्ट की यहाँ, और यहाँ एक बैटरी ये लगी हुई है 12 वोल्ट की यहाँ और यहाँ, या एक ही बैटरी लगा लें, लेकिन उससे बेहतर है कि दो बैटरीज यहाँ पे। देखिए ट्रांजिस्टर में आगे बैटरी लिखेंगे कंपोनेंट्स में, तो ये हमारे पास बैटरी आ जाएगी, जो भी आ रही है एक्टिव सेलेक्ट कर लें। इसको हमने चेंज करना नहीं है, वैसे भी एक ही दफ़ा करेंगे, तो इसको ना भी चेंज करें तो कोई नहीं, कोई भी रख सकते हो। तो एक बैटरी मैंने यहाँ ले ली और एक बैटरी मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। एक बैटरी ये होगी, एक बैटरी ये होगी। अच्छा, रियल लाइफ में आपको पता है ना कि ये वाली बैटरी कहाँ से मुझे मिलेगी, रियल लाइफ में मुझे मिलेगी DC पावर सप्लाई से, ठीक है। तो ये मैंने इस पोटेंशियोमीटर का पता है ना सबको कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो यस पोटेंशियोमीटर सर। वो जो, हाँ तो बस वो, वरना कहते हो तो फिर मैं वेब पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। 3 टर्मिनल्स होते हैं, वॉल्यूम की तरह का होता है। अच्छा, ये मैंने दोनों तरफ लगा दिया, ठीक है। और मुझे एक ट्रांजिस्टर चाहिए, ट्रांजिस्टर का नंबर देखें 2N3904, 2N3904। तो पिक पार्ट 2N3904 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें बाई पोलर सेलेक्ट कर लेंगे, इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे रख देंगे। फिलहाल भी चेक करते हैं तो चाहिए या नहीं चाहिए। अब पता नहीं मैंने रन एरर में सेट किया है नहीं, पता नहीं। अच्छा खैर, और मुझे दो रजिस्टर्स चाहिए, फिर रजिस्टर्स भी इसका करके ले लेता हूँ। यहाँ से ये किया, देन रजिस्टर, ठीक है। कहाँ गया रजिस्टर, ओह स्पेलिंग रजिस्टर आ गया मेरे पास। रजिस्टर ले लिया, मुझे दो चाहिए, एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर द इनपुट, और एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर द आउटपुट, ठीक है। और क्या चाहिए, दो रजिस्टर्स हो गए, एक ही हो गया, बस और कुछ चाहिए ना। मुझे अब सिर्फ इसे 22 करना है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, वैल्यूज भी चेक कर लो। एक 330 का है, इसे 330 कर लो। इसको डबल अच्छा, कंपोनेंट को डबल टैप करना, टैप करना होता है, ये बात याद रखनी है प्रॉपर्टीज तब्दील करने के लिए। या कंपोनेंट को डबल टैप करना होता है, या राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज में जाना होता है। किसी भी टेक्स्ट को करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है खाली टेक्स्ट तब्दील हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं होती। 330 हो गया ये वाला, और ये वाला कितने का था हमारे पास, 1 किलो का। तो इसको आपने क्या किया, एडिट प्रॉपर्टीज में जाके दिस इज ऑफ 1 किलो, मुझे 1 किलो का चाहिए। अच्छा, अपना काम आसान करने के लिए थोड़ा सा नाम भी वही दे दे। ये देखें, ये RB है, ये RC है, तो मैं इसे RB क्या देता हूँ। अब टेक्स्ट मुझे तब्दील करने से, तो अब बेशक आप टेक्स्ट को तब्दील करें। इसे आप RB कह लें, इसे आप RC कह लें, क्योंकि ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, RC, ठीक है। और भी जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपको नाम उसी के इक्वल होने चाहिए, तो आप कर लें। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी में जाके 1 मेगा का है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे
लाइक 1 मेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देना है दिस वन इज़ ऑफ, राइट क्लिक, एडिट प्रॉपर्टीज़, और ये आपने कर देना है 1 किलो का 5 किलो का, 1 मिनट लेट मी सी, 5 किलो का, तो इसे आपने कर देना है 5 किलो, ठीक है। और आपका यहाँ पे कोई काम ऐसा जो आपको लगता है कि नाम देने की ज़रूरत है, ये देखिए BEECE ये भी है, तो इसको भी आप यहाँ से चेक करेंगे, ये आप पकड़ेंगे ना, ये जो ए का टेक्स्ट का ऑप्शन होता है 2D ग्राफिक्स मोड का, तो ये आप इस तरह करके प्लेस करेंगे तो इसे बी कह दें, ये बी लिखा है, ओके 1 मिनट, कैपिटल में ये बी हो गया, सही है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी, ये आ जाएगा आपके पास सी, और ये वाला आ जाएगा आपके पास ई। बहुत ही मतलब मैनुअल से भी ना एक अच्छी सी डायग्राम बन गई। अच्छा, अब चेक करते हैं, और हमें किसी की प्रॉपर्टीज तब्दील करने की जरूरत नहीं है, सर बस हमें कनेक्ट। जी, ये पोटेंशियोमीटर पे परसेंटेज आ रही हैं, इनको जोड़ना, इनको क्लिक करें तो इनके चेंज बारे हो में बताऊं, जाती है। वो नहीं, अभी हम इनको क्या करेंगे ना, कर, अभी इन्हें कुछ नहीं करना, ये अभी सिर्फ कनेक्ट करें। ये बेसिकली क्या होता है कि 1 मेगा ओम है ना, तो आप जितने परसेंट वायर चाह रहे हैं रेजिस्टेंस दो टर्मिनल के दरमियान, ठीक है, वो बड़ा तो लिख नहीं सकते क्योंकि 1 मेगा के दरमियान तो इतने ज़्यादा वैल्यूज आते हैं, तो और जगह थोड़ी सी, ठीक, तो उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको अब नॉब घुमाएंगे ना, नीचे करेंगे तो 1 मेगा का 40% पेयर हो रहा है स्टोरेज के दरमियान, ठीक है। जी वो इस तरह नॉब चेंज करने से, वरना एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस तब्दील हो रही होती है, तो रेजिस्टेंस वाला ज़रा फिगर बड़ा था, तो उन्होंने बॉक्स के अंदर परसेंटेज लिख दिया खाली। अच्छा, अब यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ये वाला आ जाएगा इसके साथ, ये वाला आ जाएगा इसके साथ, मतलब ये RB है ना, तो बेस रेजिस्टेंस आ जाएगी, दिस इज RC कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये इसके साथ हो गया, और दिस वन इज कॉमन, क्योंकि अब ये हमारे पास कौन सा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ना, तो दिस वन इज कॉमन एमिटर। और अब इस केस में ज़रूरत नहीं है हमारे पास ग्राउंड की, क्योंकि ग्राउंड का मतलब ये होता है कि तीनों कनेक्टेड हैं आपस में और नेगेटिव के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ हैं, बट फॉर मतलब कोई मीटर की क्लैरिटी की, कोई मीटर गलत रीडिंग ना दे, तो आप लगा सकते हैं ग्राउंड, और वो आपको पता है कि यहाँ टर्मिनल मोड से होता बैटरी है। वोल्टेजेस भी करना है, जी जी, बैटरी वोल्टेजेस भी 20 वोल्ट करने हैं। हाँ बैटरी वोल्टेज भी 20 वोल्ट करनी है, तो ये ग्राउंड करके ये इसके साथ लगा दिया, और यहाँ से डबल टैप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट, 20 वोल्ट आ गया। ये आपके पास भी आ जाएगा 20 वोल्ट। अगेन वही बात कि अगर आपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी तब्दील करनी है तो कंपोनेंट को डबल टैप करना है, टेक्स्ट को डबल टैप नहीं करना। और अब देखें यहाँ पे ऊपर वोल्टेज मेजर कर रहा है, चलें ये अब हम साथ साथ करते हैं। सर्किट हमारा बन गया है तकरीबन, या शायद सही बन गया बिल्कुल। ये 5K का है, ये 1K का है, ये 30 का है, ये हो गया 1 मेगा। अब ज़रा मैनुअल में देखें तो हमने करना क्या है, अब इसमें आपने कलेक्टर करेक्टरिस्टिक निकालनी है। कलेक्टर करेक्टरिस्टिक होती हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के इसमें मुझे क्या क्या करना है देखिएगा ज़रा। Set the voltage VRB to 3.3 volts by varying the 1 mega ohm potentiometer. The adjustment will set the IB is equal to 1 BR। कह रहा है वो इधर से पोटेंशियोमीटर को तब्दील करके इसके क्रॉस रेजिस्टेंस को, इसके क्रॉस वोल्टेज को कितना करें 3.3, सही है। इसके क्रॉस वोल्टेज को 3.3 करना है, इसका मतलब हमें इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से मीटर लें, और यहाँ से DC वॉल्ट मीटर कहाँ पे रहा ये, ठीक है, DC वॉल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको इस तरह करेंगे, इसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे, और इसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे, ताकि ताकि जब मैं यहाँ से तब्दील कर रहा हूँ ना रजिस्टर, तो मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज मिल रहा हो, मतलब पोटेंशियोमीटर में जब कम, क्योंकि ये वाला वोल्टेज तब्दील हो रहा है तो इस और इसके क्रॉस हो रहा है ना, इस और इसके क्रॉस, मतलब बिटवीन दिस वायर एंड दिस वायर, इसके क्रॉस कितना होना है, ये ड्रॉप होके जाना है इस और इसके दरमियान, मतलब डिवाइड होके जाना है, इसलिए से सेपरेट वोल्टेज इसके ऊपर आएंगे। तो मैंने इसके ऊपर, अच्छा आगे देखें, कह रहा है इसके ऊपर 3.3 आने से आई बी कितना हो जाएगा, आई बी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली वी आर बी डिवाइड बाई बी, तो 10, वो हम चेक करते हैं इसको, वी आर बी कह लें, डबल टिप करें वी आर बी, ताकि ये आपको पता हो कि यहाँ पे आपके पास वी आर बी आ रहा है। यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको आई बी फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वरना आई बी फाइंड करना तो यहाँ से
DCM मीटर लें, इधर प्लेस कर दें ताकि यहाँ से इस ब्रांच में आपको करंट भी मिलता है, तो मिल जाएगा करंट यहाँ से, सिंपल। अच्छा, और चेक करते हैं आगे वो क्या कह रहा है। सही है। देन सेट VCE टू 2 volts by varying the 5 kilo potentiometer as required by the first line of the table। अच्छा, अब टेबल में जाते हैं, टेबल में क्या कह रहा है। टेबल में कह रहा है कि आपने VRB को 3.3 पे सेट करना है, जिससे IB ऑटोमेटिकली 10 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि 3.3 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू IR होता है ना, I इज इक्वल टू V ओवर R होता है, तो 3.3 डिवाइडेड बाय 330 के करेंगे ना, तो वो ऑलरेडी 10 पॉइंट वो हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड ना भी करें तो पता चल जाएगा। VC हमने सबसे पहले 2 पे लेके आना है, और VC क्या है, VC क्या है हमारे पास, इस और इसके दरमियान, C और E के दरमियान है ना, C और E के दरमियान। तो इसका मतलब मुझे एक और वॉट मीटर चाहिए बिटवीन C एंड E। ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, इसको आप कह रहे हैं VCE है, VCE, ताकि आपको रीडिंग्स लेना बहुत ही आसान हो जाए, सिंपल सिंपल। अच्छा, माइक जो एम मीटर है ना आपके पास, उसको माइक्रो एम्प्स में कर दें, क्योंकि करंट बहुत लो फ्लो करेगा, फिर वो नज़र नहीं आएगा आपको। तो इसको आप कह लें कि ये IB है, ठीक है। एम मीटर के ऊपर आपने IB लिख देना है। अच्छा, ये और हमें क्या क्या चाहिए, VRC भी चाहिए। देखिए टेबल में VRC भी रिक्वायर्ड है। अब RC क्या है आपके पास, ये सही है, दिस इज RC ना। अब VRC का मतलब है इसके भी क्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है, तो इंस्टेड ऑफ के आप बाद में लगाएं, अभी से ही लगा लें, लेकिन इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह फाइंड कर रहा है, किस डायरेक्शन में फाइंड कर रहा है। देखिए VRC वो ले रहा है पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव लीड यहाँ रख के, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाली लीड जब डी लगाएंगे ना आप यहाँ पे, तो इसको इस तरह रोटेट करना है आपने कि पॉजिटिव वाली लीड इस तरफ होगा। इससे नुकसान तो कोई नहीं है, आएगा तो वही वोल्टेज, बस नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर श्योरिटी ये इधर लगा दिया आपने। और क्या क्या चाहिए टेबल में, टेबल देखते रहें, क्योंकि IB चाहिए, IC चाहिए। IC कहाँ से आएगा, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट ये रहा, दिस इज कलेक्टर करंट। लेकिन अब क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इधर एम मीटर भी आपको इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये वाई डिलीट की, यहाँ से आपने एम मीटर सेलेक्ट किया, इसको भी उसी तरह रोटेट किया दूसरी तरह, ठीक है। एक मिनट, इस तरह, ठीक है। और इसके क्रॉस जगह आप देखिए काम बन रही है, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये पॉजिटिव यहाँ, लेकिन इस तरह करने से ना वो मेरा ख्याल रीडिंग उल्टी करना शो कर देगा, तो खैर नेगेटिव में आएगी, दूसरी तरफ भी ले लें तो सही है। चलिए, ये आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज IC। तो यहाँ पे हमारे पास IC आ गया। अब इसको भी आप मिली एम्प में कर, सॉरी माइक्रो एम्प में कर एम्प्स, ठीक है। ये हो गया। और कुछ चाहिए हमें टेबल में या नहीं चाहिए, बस ये देख लें। IB हो गया, IC हो गया, VBE भी चाहिए यार, VBE भी चाहिए और IE भी चाहिए। VBE क्या है, बेस और मीटर के दरमियान का वोल्टेज। तो एक और DMM ले, डिजिटल वोल्टेज मीटर ले। दिस इज़ नॉट कम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट। आपको पता चल रहा होगा कि सिर्फ हम वो मीटर ज़्यादा लगा रहे, ताकि बार बार मुझे मीटर उतार के दूसरी जगह पे फाइंड करना ना पड़े। और क्या चाहिए, और चाहिए VB चाहिए, हो गया। IE चाहिए, IE इस ब्रांच का करंट होगा ना, ये एमीटर है तो इस ब्रांच का करंट IE होगा। तो यहाँ से एक और DC, यार मैंने शिट, यहाँ ये गलती कर दी ना, ये मैंने AC एमीटर ले लिया, DC एमीटर लेना था। तो ये ध्यान रखना यार, वरना वैल्यूज नहीं देता है DC वाला, AC वाला DC की वैल्यू नहीं देता, DC वाला AC की नहीं देता। ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, और एक और हमें चाहिए अब यहाँ पे एमीटर, जो हम लगाएंगे, डिलीट करें, इस और इसके दरमियान, ठीक है, इस और इसके दरमियान। ये आ जाएगा IE, इसको डबल टैप करके IE लिख दें, और इसको भी आप माइक्रोएम्प में कर दें, इसको भी डबल टैप करके IC लिख दें, और इसको आप माइक्रोएम्प में कर दें। अच्छा, और तो कुछ नहीं चाहिए। IE हो गया, VB हो गया, IC हो गया, RC हो गया। अल्फ़ा तो आपको पता है कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, IC/IE, ठीक है। ये आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। BE के लिए
आई सी और आई बी क्या होता है? यस सर, यस सर, यही होता है ना? हाँ, तो यस ये सर, हमारे बताइए। पास बीटा यहाँ से आ जाएगा। गेन होता है ये, दिस इज बीटा, करंट गेन होता है। और अल्फा हमें बता रहा होता है कि कितना पोर्शन ऑफ द आई ई, मतलब इनपुट पोर्शन का कितना करंट आई सी में गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज़ अ रेशो ऑफ आई सी ओवर आई ई, के इनपुट का कितना करंट आई सी में गया है। और बीटा हमें बता रहा होता है गेन के, हाँ, इंक्रीज होना है करंट है, ये आप थ्योरी में पढ़े। अच्छा, ये हो गया, 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 बस। अब हम चेक करते हैं करना क्या है। अगेन मैनुअल में जाएं, स्टार्ट में। अब यहाँ से आगे काम बहुत ही ईजी है, क्योंकि सर्किट ही मुश्किल था। सेट द वोल्टेज वी आर बी टू 3.3 वॉट। प्ले किया, प्ले हो गया। अब कहता ये है कि इनपुट को, ये वी आर बी है ना, इसको चेंज करके, देखिए अब इसको आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चेंज करके इसे 3.3 पे लाना है। ठीक है, ये जब मैक्स शोर होता है, इसका मतलब माइक्रो एम्प से ऊपर चली गई रीडिंग, तो उसको फिर आप तब्दील कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप फिर मिली में कर लीजिएगा, लेकिन अभी पहले हम सारी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया 3.3 पे सेट। देन सेट वी सी टू 2 वॉट्स बाय वेरिंग 5 किलो वॉट। अच्छा, वी सी कहाँ पे था? ये वी सी है ना, ये वी सी है। तो ये आपने कितने पे सेट करना है? 2 वॉट पे, और वो इसको तब्दील करने से होगा। आ जाएगा हमारे पास 2 वॉट, तकरीबन 2 वॉट, क्योंकि इस तरह वो 1.89 पे चला रहा है, तो 2.04 करीब करीब रीडिंग आपने दे देनी है। ये मैक्सिमम शो कर रहा है और ये भी मैक्सिमम शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो इसको मिली एम्स में कर लें। एम्स में कर लें, इसको भी मिली एम्स में कर लें। आप प्ले करें, हाँ ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये होता है बस, कोई ज़्यादा इससे मसला कोई नहीं है। ये देख, आई सी अभी नेगेटिव एम्प्स लेना शुरू हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने उल्टा एमीटर लगा लिया, तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने टेबल में पॉजिटिव ही वैल्यू लिखनी है। अच्छा, हो गई सारी सेटिंग, यही करनी थी ना आई गेस हमने। इसको 2 वॉल्ट पे कर लें। रिकॉर्ड वी आर सी वी आर बी इन द टेबल। अब इस सिचुएशन के अंदर जब आपने इनपुट कर दिया है 2 वॉल्ट और आउटपुट कर दिया है कितनी, वी सी सॉरी कर दी कितनी, 2 इनपुट कर दिए, आर सी कर दिए, जो भी, वी आर बी कर दिया आपने 3.3 और वी सी कर दिया आपने 2 वॉल्ट। इस वक्त आर सी और इस वक्त आर सी और आर बी ई की और वी बी की कितनी वैल्यू है, ये आपने टेबल में नोट कर ली है। तो देखिए वी बी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ ये है 0.7। और अच्छा, तो अब आपने टेबल निकालना है और बस यहाँ पे वैल्यूज नोट कर लेनी है। यहाँ पे कहाँ पे आ गया, वी आर सी कितना है? वी आर सी कितना है हमारे पास? वी आर सी वो रहा 2.48। तो यहाँ पे लिख देना आपने 2.48। और आई सी कितना है? आई सी कितना है? 2.48, ये भी 2.48, 2.48। और वी बी ई कितना है? बी ई, बी ई ये रहा ना, दिस वन इज बी ई, बी ई ये 0.7 के क्रॉस है, तो दिस इज 0.7। और आई ई कितना है? आई ई यहाँ पे कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये आई ई है, ये आ जाएगा 2.49। यहाँ पे आपने लिख देना है 2.49। यहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। सिमिलरली अगली रीडिंग लेनी है, बाकी दोनों को वहीं रख के बी सी को 4 पे ले जाना है। तो अभी कर लेते हैं, इधर से आपने इसको बढ़ाना है और इसे ले जाना है 4 पे। तो ये 4 पे आ गया।
इस वक्त भी अब सेम जितनी जितनी रीडिंग में जो जो फ़र्क आया है वो आपने वहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। इसी तरह करते करते आपने पूरा टेबल फिल करना है। सही है, पूरा टेबल फिल करके यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पहले आपने इसकी 3.3 वैल्यू के ऊपर ये सारी वैल्यूज दे लेनी है, ठीक है, लेट से जितने भी आती रही यहाँ पे, और फिर आपने इसको 6.6 कर देना है और इसको चेंज करते रहना है। इसको 6.6 कैसे करेंगे, यहाँ से डिलीट करके इसको आप करें, इसको वी को 6.6 सेट करें और फिर अगेन 2 से 4 तक वैल्यू लें। ये 6.6 कर लिया और फिर आपने दोबारा से 2 से लेकर एंड तक वैल्यू लेनी है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके। इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे, इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे, इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, और उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी थी, इन विच रीजन आर द लार्जेस्ट वैल्यूज फाउंड। लार्जेस्ट वैल्यूज कहाँ पे, जहाँ पे बीटा की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी ना, उसके अक्रॉस जो वी सी और आई सी की वैल्यू ना वो यहाँ पे नोट कर दिए। क्या लिखेंगे कि एट वी सी इज इक्वल टू ये एंड आई सी इज इक्वल टू ये द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीटा वाज फाउंड डैश, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो इन विच रीजन स्मॉलेस्ट, इधर स्मॉलेस्ट की लिख देंगे। फॉर फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल्स ऑफ बीटा एंड मार्क देयर लोकेशन। और उसके बाद हाँ ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ये देखें, ये जो ग्राफ बनेगा ना हमारे पास यहाँ पे, अब वो ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा। ये देखें, इस तरह करके जाएगा 216, पहले फर्स्ट वाला ग्राफ लेट से इस तरह करके बने, हो सकता है सारा यहाँ तक ना आए लेकिन इस तरह करके बने। अगला ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, आप देखेंगे तो इस तरह करके बनेगा। उससे अगला ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह करके, ज़रूरी नहीं है इस तरह, हो सकता है इतना सा पोर्शन बन रहा हो लेकिन कुछ इस तरह करके बनेगा, ठीक है, ये इस तरह करके बने। अब ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला जो लाइन बनी है ये बनी थी हमारे पास आई बी इज इक्वल टू 10 पे, आई बी जब 10 माइक्रो थी, ठीक है, 10 माइक्रो थी। ये आपने बनाना किस किस के दरमियान है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वी आउटपुट जो इस केस में वी सी ई है और आई सी के दरमियान, ठीक है, इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान बनाना है आपने। कहाँ पे गया ये आई सी ई, और आप ये एक्सेल पे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो बना के और यहाँ पे बेशक पेस्ट कर। अच्छा, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब जहाँ पे बीटा की मैक्सिमम वैल्यू है कि वहाँ पे इस तरह के डॉट लगा के, उस लोकेशन के ऊपर डॉट लगा के और लिख देना है कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू है। इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पे भी इस तरह के डॉट लगा के बीटा की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा कि डीसी लोड लाइन, अगेन थ्योरी है लेकिन स्टिल मतलब एक डेफिनेशन तौर पे पता होना चाहिए कि ये आई सी पे मतलब वाई इंटरसेप्ट इसका एक पॉइंट ले लें, मतलब जहाँ पे आई सी की वैल्यू हो मैक्सिमम और वी सी ज़ीरो, ठीक है, और एक एक्स इंटरसेप्ट ले लें जहाँ पे आई सी ज़ीरो हो और वी सी जो है आई सी जो है वो ज़ीरो हो और वी सी की कोई वैल्यू हो, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लें, तो इस लाइन को आप बोलते हैं, ये जो लाइन लगेगी इस तरह, इसको आप बोलते हैं डीसी लोड लाइन, ठीक है, डीसी लोड लाइन, ठीक है। तो इस ये जिस जिस जगह के ऊपर टच करती है ना लाइन को, ये कर्व्स को जिस जगह के ऊपर टच करेगी वो हो जाता है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट, क्वोशंट पॉइंट या क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टेबल है, ठीक है, जहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका सही काम कर सकता है हर लिहाज से, बीटा की वैल्यू स्टेबल, ठीक है। तो ये सर बाकी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने बीटा को किस जगह पे यूज़ करना है। जी, कोई बोल रहा था। सर ये पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट जहाँ पे ये लगानी नहीं है इसके ऊपर, ये मैं सिर्फ थ्योरी का, क्योंकि मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि आपने क्यू पॉइंट होता क्या है, ठीक है, बट जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जहाँ पे वो आपको याद है एक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन निकाल के ना ट्रांजिस्टर की कोई सी भी इक्वेशन जिसमें आई सी भी आ रहा हो और आई बी भी आ रहा और वी सी भी आ रहा हो, वहाँ पे वी सी ज़ीरो पुट करके और आई सी की वैल्यू निकाल लें और वो वाला पॉइंट यहाँ पे लगा दें इस जगह के ऊपर। इसी तरह उसी इक्वेशन में आई सी की वैल्यू ज़ीरो पुट करके वी सी की वैल्यू निकाल लें, वो इधर आ जाएगा पॉइंट, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ना तो दिस लाइन इज कॉल्ड डी सी लोड लाइन। बस इतनी सी बात,
मतलब आप लोगों को पता हो वाइवा में या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत मतलब मेन चीज़ है। और ये जिस जगह पे क्रॉस करती है उसको आप क्यू पॉइंट बोलते हैं। और क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर अगर देखिए अभी क्यू पॉइंट इस जगह के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देखें, ये मैं ज़रा क्लीन सी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह की डायग्राम लट के बनेगी, ये हमारे पास क्यू पॉइंट। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये देखिए इन्होंने क्यू पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ये भी क्यू पॉइंट है। अब ये इन्होंने यहाँ पे इससे लिखा हुआ है कि प्रोबेबली यहाँ पे भी कोई ना कोई तो लाइन जा रही होगी ना। देखें, ये इन्होंने गैप्स ज़रा बड़े लिए हुए ना, तो कोई कोई और लाइन इस तरह करके गुजर रही होगी ना। ये ठीक है, तो वो इस तरह जहाँ पे भी इन लाइनों के साथ वो टच करती है वो उसका क्यू पॉइंट होगा। इस तरह करके हमारे पास बनेगी। तो इसमें ये वाला रीजन होता है, इस तरफ वाला जहाँ पे स्टोप मैक्सिमम है, ये ऊपर वाला जा रहा है, ये वाला पूरा रीजन, दिस रीजन इज सैचुरेशन रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं आप सैचुरेशन रीजन। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये दिस रीजन इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा होता है तो ये तब ऑपरेट करता है जब इसका बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों, मतलब ये वाले दोनों जंक्शन, बेस एमिटर और बेस कलेक्टर जंक्शन, ये दोनों रिवर्स बाइस हों। ठीक है, और तब तब हम कहेंगे कि वो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है और वहाँ पे वो एज अ ओपन स्विच काम कर रहा होता है। और अगर दोनों फॉरवर्ड कर दें, ये भी फॉरवर्ड बाइस, ये भी फॉरवर्ड, तो वहाँ पे एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रहा होता है। और अगर दोनों और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखें कि एक को फॉरवर्ड और एक को रिवर्स, तो एक्टिव रीजन होता है। और एक्टिव रीजन हम ड्यूरिंग एम्पलीफायर, जब एम्पलीफायर बना रहे होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। सही है। अच्छा, प्रोबेबली आप लोगों ने पढ़ी होगी ये थ्योरी में बातें ना, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फाइंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लेवल्स ऑफ बी एंड मार्क द लोकेशन, ये हमने कर लिया। इन जनरल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आईसी। ये आपने इस तरह टेबल बनाएगा ना, तो जनरली इंक्रीज करना चाहिए। आईसी के इंक्रीज करने से भी बी की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन वो आप जब टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे उस हिसाब से आपने ये वाला आंसर लिख देना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इन जनरल। ये भी इसी तरह आप वो बनाएंगे, ये वाला पूरा पोर्शन नहीं है क्योंकि कर्व थ्रस्टर वाला हमने नहीं करना। उसके बाद आ जाती है सिंपल एक्सरसाइज। जितनी भी बीटा की वैल्यूज आएंगी उन सब का एवरेज लेके यहाँ लिख देना है। वेयर ऑन द करेक्टरिस्टिक डेट द एवरेज वैल्यू ऑफ बीटा टिपिकली अकर्स। ठीक है, ये आप जब ग्राफ बना लेंगे ना, ये वाला, ठीक है, तो ये सेंटर में एवरेज वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ सेंटर्स में हर लाइन या किसी एक लाइन के सेंटर में करके आएगी। तो वो भी अगेन है कि वो करके और उसको मार्क कर देनी है, जो एवरेज वैल्यू आएगी बीटा की वो जिस लोकेशन पे आई है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। जिस लोकेशन पे आएगी, लोकेशन ऑब्वियसली वो हम चेक करेंगे। सपोज करें कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, सॉरी मेरा क्रैश कर गया था। अच्छा, देखें, तो मैं क्या कह रहा था, अब आ रही है ना आवाज़? यस सर। देखें, मैं कह रहा था, कहाँ पे था मैं? हाँ, बीटा की वैल्यू सपोज करें ऐसे करके आ रही है। ये बीटा की वैल्यूज है ना, ये रेंजेस में आती है इस तरह करके 150
151, ठीक है, 200, ऐसा करके 300, 400, 400 नहीं 150 से 300 के दरमियान दरमियान कहीं आती है, तो 260, 270, 280, ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे आ गई। इनकी एवरेज ली आपने, एवरेज आ गई लेट से आपके पास 210, तो आपने चेक करना है वो 210 किसके करीब करीब है, यहाँ पे उसके अक्रॉस जो VC और IC की वैल्यू है ना, वहाँ पे पॉइंट बन रहा होगा ना ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, उसके अक्रॉस जो VC और IC की वैल्यू है वहाँ पे डॉट लगा के लिख देना है कि ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो ये इतना सा काम, ठीक है। इसी तरह इस कर्व की अपनी बनेगी, ये सेपरेट कर्व है, ये सेपरेट कर्व है, ये सेपरेट कर्व है, सबकी एवरेज डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एवरेज लेनी है, सबकी इकट्ठी नहीं टोटल कर देनी, हर रीजन की एवरेज डिफरेंट आएगी, हर कर्व की यू कैन से कि डिफरेंट एवरेज आएगी। अच्छा, इज इट रीजनेबल टू यूज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर फॉर मोस्ट, अच्छा क्या कह रहा है कि क्या बीटा की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो सब ट्रांजिस्टर के लिए यूज करना सही है? नहीं। क्यों? अभी मैंने इसकी आपको एक बात बताई है। क्या बात बताई है? कि बीटा की वैल्यू आपको बता रही होती है कि आपने ट्रांजिस्टर किस रीजन में इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये वाली बात समझनी है जरा। अगर आप ट्रांजिस्टर को की एप्लीकेशन मतलब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपका मस्ट है कि वो बीटा जो है या वो जो बीटा की वैल्यू है वो क्यू पॉइंट को इस जगह पे लाई करवाए, इस जगह के अंदर, ये जो ये वाला रीजन होता है, ये एक्टिव रीजन है, यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो कट ऑफ रीजन में हो तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू इस रीजन में नहीं आएगी, बीटा की वैल्यू इस रीजन के अंदर आएगी, नीचे नीचे वाले रीजन, ठीक है, यहाँ पे कहीं। इस तरह दूसरे केस में वो सैचुरेशन रीजन है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज if we want to, we can only use the average value if we want to use the transistor in active region as an amplifier, but for the other applications beta's value can be different. Determine the value of VBE using, again determine the value of average, इसी तरह VBE की average निकालनी है, find the sum of VB and divide by the number of values, तो वो calculated यहाँ पे लिखना है। Is it reasonable to use 0.7 level in analysis of BJT transistor network where the actual value is unknown? अच्छा, अब मेरी बात सुननी है जरा सही करके, देखिएगा BE जो होता है आपके पास BE, वो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, देखें जरा, ये पॉजिटिव है, ये BE है ना, ये B आपके पास पॉजिटिव है, ये देखिए यहाँ से पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, और ये आपके पास नेगेटिव है, ये N है, ठीक है, इसका मतलब BE एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है फॉरवर्ड बाइस्ड में फॉरवर्ड ड्रॉप आता ही 0.7 के करीब है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्या ये फिजिबल होगा कि इसको आप ना भी लगाएं खुद से 0.7, इसको चेंज करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता BE पे, क्यों? क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट लगा है, फॉर्मेट इसका ड्रॉप 0.7 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हम कर सकते हैं? तो हाँ हम कर सकते हैं, बट द एक्चुअल वैल्यू इज मोर फेवरेबल, मतलब अगर एक्चुअल आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं आती तो आप इसको 0.7 ले सकते हैं। ये बात समझ आ गई ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट, बस सर ये दो रिपीट कर प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि VBE की वैल्यू जो है वो 0.7 क्या हम ले सकते हैं? अगर ना पता हो हमें तो हाँ हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि BE जो है आपको पता है बेस एमिटर जंक्शन, इस केस में हमने फॉरवर्ड बाइस लगाया हुआ है, और आपको पता है फॉरवर्ड ड्रॉप जो होता है फॉरवर्ड जंक्शन एज अ डायोड ही है ना, दो जंक्शन, इसका मतलब एज अ दो डायोड एक्ट कर रहा है, तो फॉरवर्ड में जो जंक्शन है उसका ड्रॉप 0.7 ही होता है। कहता है इधर आपको अननोन भी हो तो क्या खुद से 0.7 एज्यूम कर सकते हैं? तो कह रहा है यस, तो हाँ इफ वी आर यूजिंग इट इन एक्टिव मोड तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इसको कट ऑफ में कर रहे होंगे तो फिर तो ये रिवर्स बाइस होगा ना, तो रिवर्स बाइस तो इसका 0.7 नहीं आएगा, फिर उसका ज़्यादा आएगा। तो अगर इस एप्लीकेशन के तौर पे आप कर रहे हैं तो आपको इसके फॉरवर्ड 0.7 ही एज्यूम कर सकते हैं PE को। अच्छा, ये आप लोगों के मैंने इसमें कोई सर्च नहीं क्वेश्चन दिए, वैसे तो ये भी सारे आप लोगों ने खुद ही करने होते हैं, लेकिन मैंने वो बता दिए हैं, ये तीन आप लोगों ने खुद से सोच लेने हैं जो भी इसका आपको बेस्ट आंसर मिला, और जो एक कर्व ट्रेसर वाले हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं करने हैं, चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़े नहीं अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी ये आप लोग तीन कर लीजिएगा, यहाँ तक कोई मसला किसी का तो मुझे बता दे कोई, और बाकी फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ। और हाँ वो जो मेरे साथ साथ कर रहे